नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है राजस्थान का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में। पॉइंट नंबर 7 1857 की क्रांति और भाग नंबर 3। यानी पिछले जो दो वीडियो थे वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड थे। आज ये राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति का तीसरा भाग है और इस भाग में हम 1857 में कोटा, धौलपुर और मेवाड़ में क्या स्थिति थी उसके बारे में आज यहाँ चर्चा करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम जो मुख्य तीन स्थान थे, नीमच, नसीराबाद और आउवा, उन तीन स्थानों की चर्चा कर चुके हैं। और इसके बाद में जो लास्ट वीडियो है उसमें जो 1857 की जो क्रांति है राजस्थान के संदर्भ में, उसके बारे में जो जितना भी शेष जो मैटर बचा हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। तो इस तरह से ये विस्तृत विषय होने के कारण राजस्थान में जो 1857 की जो क्रांति है इसको मैंने 4 भागों में बांटा है। तो आज ये उसका तीसरा भाग है और हर भाग के पहले मैंने जो पिछले प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी भी व्याख्या आपके सामने आप प्रस्तुत की है। तो आज जो हमारा प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में जो ग्रुप सी का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। कल वाले वीडियो में हमने देखा कि जो दो प्रश्न मैंने बताए थे वो भी जो 2018 वाली भर्ती थी उसे से संबंधित थी, ग्रुप ए और ग्रुप बी। आज जो प्रश्न है वो ग्रुप सी का। तो इस तरह देख सकते हैं कि 3 ग्रुपों में ये जो पेपर हुआ था 2020 में, और तीनों ग्रुपों में 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछा गया था। तो आज का प्रश्न है कि कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी वह था। और आज हमारा विषय है जिसमें कोटा भी शामिल है। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के समय कोटा में कौन से कंपनी अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पर जो हमारा जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, कैप्टन मेजर बर्टन। क्योंकि जो कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मेजर बर्टन था। क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने पॉलिटिकल एजेंट्स के बारे में देखा था कि कौन से क्षेत्र का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो इसका जो जवाब है वो होगा पॉइंट नंबर 2, मेजर बर्टन। और आगे आज हम जो पढ़ेंगे उसमें भी देख लेंगे कि किस तरह से मेजर बर्टन की हत्या होती है और उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर परीक्षा में 1857 से संबंधित जो प्रश्न वो पूछा गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं भरतपुर और 1857। तो भरतपुर में जो 1857 की क्रांति है उसका जो प्रसार है वो ज़्यादा नहीं होता है, केवल 2 पॉइंट है इससे संबंधित जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि भरतपुर में विद्रोह का श्री गणेश 31 मई को हुआ। तो सिर्फ तारीख याद रखनी है कि भरतपुर में विद्रोह कब शुरू हुआ, तो 31 मई 1857 को। उसके बाद में है विद्रोह के कारण मेजर मोरिसन को भरतपुर छोड़ना पड़ा। और ये हमारा एक प्रश्न था, उसमें पूछा गया था कि कौन कौन से अधिकारियों की नसीराबाद में हत्या होती है, या फिर दूसरा प्रश्न था वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि मेजर जो मोरिसन है इनका जो संबंध है वो भरतपुर से। इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ शामिल किया है कि जैसे मिलान वाला प्रश्न आ जाए या दिए गए कूटों में से चयन करने का प्रश्न आ जाए और उसमें पूछे कि मोरिसन का जो संबंध है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र से रहा था, तो आपको याद रखना है 1857 के समय मेजर मोरिसन का जो संबंध है वो भरतपुर से रहा था। तो सिर्फ 2 बातें याद रखनी है कि भरतपुर में क्रांति की शुरुआत होती है 31 में 1857, और वहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे वो थे मेजर मोरिसन, जिनको इस दबाव में आकर के इस आंदोलन को देख करके भरतपुर छोड़ना पड़ा था। उसके आगे हम देखते हैं धौलपुर और 1857। तो धौलपुर का जो शासक था उस समय वो भगवंत सिंह था, ये अंग्रेजों का समर्थक था। तो आप देख सकते हैं कि जो धौलपुर रियासत है उसका जो शासक था भगवंत सिंह, उसने क्रांतिकारियों का साथ न देकर के और अंग्रेजों का साथ दिया। इसीलिए कहा गया है कि वो अंग्रेजों के समर्थक थे, लेकिन राज्य की सेना और सरदारों पर विद्रोहियों का प्रभाव था। तो केवल आप देख सकते हैं कि शासक के ऊपर अंग्रेजी जो प्रभाव था वो था,
लेकिन जो राज्य की जो सेना थी और राज्य के जो सरदार थे उन पर विद्रोहियों का व्यापक प्रभाव था, और वो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि हम भी इन विद्रोहियों का साथ दें और हमारे राज्य या देश को आज़ाद कराने में योगदान दें। तो इस तरह देख सकते हैं कि सेना और सरदार विद्रोहियों के प्रभाव में थे, उनका साथ देना चाहते थे। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको आपको याद रखना है। तो सबसे पहली धौलपुर से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना है कि वहाँ एक नेता था, गुर्जर नेता, क्रांतिकारी नेता था, जिसका नाम था देवा। उसने 3,000 सैनिक इकट्ठे कर राज्य के खजाने से 2 लाख रुपए लूटे। तो ये बहुत ही एक धौलपुर से संबंधित 1857 के समय की एक घटना है कि गुर्जर नेता देवा ने राजकीय खजाने से कितने रुपए लूटे। तो 2 लाख रुपए लूटे, और उसके साथ कितने सैनिक थे? तो 3,000 सैनिक थे। दोनों संख्या ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अक्टूबर 1857 में ग्वालियर और इंदौर के विद्रोहियों के धौलपुर में प्रवेश करने पर सेना के अधिकांश सैनिक इनसे मिल गए। तो दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि केवल शासक ही अंग्रेजों का समर्थक था और वहाँ की जो सेना और सरदार है वो विद्रोहियों के समर्थन में थी, उनके प्रति उनकी सद्भावना थी। तो जैसे ही ग्वालियर और इंदौर से जो विद्रोही धौलपुर में प्रवेश किए तो उनको जैसे ही मौका मिले तो सेना के जो अधिकांश सैनिक थे और अधिकारी थे वो इस विद्रोही सेना में शामिल हो गए और उनका साथ देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद धौलपुर से संबंधित 2 व्यक्तियों के नाम हैं कि राव रामचंद्र और हीरा लाल के नेतृत्व में 1000 क्रांतिकारी राज्य की तोपें लेकर आगरा कूच कर गए और आगरा पर आक्रमण किया। तो आज आप भी देख सकते हैं कि हमारे जो 2 ज़िले हैं भरतपुर और धौलपुर वो यूपी को स्पर्श करते हैं। तो यूपी की सीमा से लगता हुआ होने के कारण ये जो क्रांतिकारी हैं धौलपुर के, ये 1000 क्रांतिकारी एक साथ राज्य की जो तोपें हैं धौलपुर राज्य की उन पर अधिकार कर लेते हैं और उनको लेकर के आगरा की तरफ कूच कर जाते हैं और आगरा पर आक्रमण कर देते हैं। दिसंबर 1857 तक धौलपुर का जो शासक है वो क्रांतिकारियों के अधीन रहा और इस तरह से इतनी व्यापक वहाँ पर क्रांति हो जाती है कि दिसंबर तक उसको बंदी बनाए रखते हैं भगवंत सिंह को। उसके बाद में अंत में पटियाला की सेना ने इसे विद्रोहियों से मुक्त करवाया। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि धौलपुर के शासक को क्रांतिकारियों से मुक्त किसने करवाया? तो हमारा जवाब होगा पटियाला की सेना ने, और वह दिसंबर 1857 तक क्रांतिकारियों के अधीन रहा, यानी उनके बंधन में रहा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भरतपुर और धौलपुर से संबंधित 2-3 बातें अपने को याद रखनी है। तो भरतपुर में सिर्फ 2 बातें थी और धौलपुर में 4-5 बिंदु थे। अब हमारा जैसे कल के वीडियो में एक महत्वपूर्ण स्थान था आउवा, उसी तरह आज के वीडियो में हमारा महत्वपूर्ण स्थान है कोटा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आउवा की क्रांति से संबंधित बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरह से परीक्षा में 1857 और कोटा से संबंधित प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आज के वीडियो में हमने देखा भी जो ग्रुप सी में था वो यही प्रश्न था कि 1857 की क्रांति के समय कोटा के कौन से कंपनी अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो मेजर बर्टन की हत्या वहाँ पर की गई थी। और ये विस्तृत विषय है तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। तो और मैं आपको इसी के साथ ये बता भी दूं कि 1857 की जो क्रांति है वो हमारे सिलेबस में है, लेकिन आपको जो 4 स्थान हैं उनको विशेष ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जिनमें एक है नसीराबाद, दूसरा है नीमच, तीसरा है आउवा और चौथा है कोटा। ये 4 स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो क्रांति की जो सर्वाधिक गतिविधियां होती हैं वो इन्हीं 4 स्थानों पर होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोटा और 1857। तो पहला बिंदु है कि कोटा राज्य के भूतपूर्व वकील लाला जयदयाल और सेना में रिसालदार मेहराब खान ने सेना में विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित की। तो कोटा विद्रोह में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है विद्रोहियों को प्रेरित करने का, विद्रोहियों की जो अग्नि थी विद्रोह की उसको प्रज्वलित करने का, वो 2 व्यक्तियों की रही है। उनमें भूतपूर्व वकील लाला जयदयाल हैं और सेना के रिसालदार पोस्ट पर पोस्टेड मेहराब खान थे।
तो दोनों ही व्यक्ति कोटा विद्रोह से संबंध रखते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति। इनके नाम को आपको रटी लेना है, लाला जयदयाल और मेहराब खान। कोटा में जो क्रांति का प्रसार करने का जो कार्य किया वो इन्हीं दो व्यक्तियों ने किया। उसके बाद देखते हैं कि इन्होंने पत्र लिखकर सैनिकों को बताया कि उनके आटे में गाय और सूअर की हड्डियों को पीसकर मिलाया जा रहा है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो क्रांति की अग्नि को प्रज्वलित कार्य करने का जो कार्य किया हरदयाल और मेहराब खान ने, वो किस तरह से किया, तो उसमें एक बात यहाँ पर मैंने आपके लिए स्पष्ट की है कि उन्होंने परिपत्र जारी किया और उस परिपत्र में उसने लिखा सैनिकों को कि जो आटा अंग्रेज अधिकारी तुम्हें खिला रहे हैं उस आटे में गाय और सूअर की हड्डियों को पीसकर मिलाया जा रहा है। और कारतूस वाली बात भी यहाँ पर रिपीट की गई कि जो कारतूस तुम्हारे राइफल में प्रयोग होते हैं उन पर भी सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। तो इस हड्डी और चर्बी वाली बात से उनके मन में आक्रोश की भावना उत्पन्न होती है और कोटा में वो सैनिक हैं राजकीय सेना के, वो विद्रोह स्टार्ट कर देते हैं। तो जो विद्रोह की मुख्य बात थी वो हड्डियों को आटे में पीसकर मिलाने की बात से ज़्यादा भड़क उठती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों ही व्यक्तियों ने पत्र लिख लिख करके क्रांति को उग्र करने का और प्रज्वलित करने का कार्य किया। कोटा महाराव के बुलाने पर 12 अक्टूबर 1857 को कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन नीमच से कोटा पहुंचे और जैसे ही वहां पर क्रांति शुरू होती है तो वहाँ के जो महाराव हैं, वहाँ के जो राजा हैं, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं और क्रांतिकारियों के विरुद्ध में हो जाने से दबाव में आकर के वो 12 अक्टूबर 1857 को जो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन, उसको बुलाते हैं। और उस समय मेजर जो बर्टन थे वो नीमच से थे, तो वहाँ से वो कोटा पहुँचते हैं और यही प्रश्न था कि किसकी हत्या होती है। फिर मेजर बर्टन की वहाँ पर हत्या हो जाती है। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि क्रांतिकारी शुरू होने पर कोटा के महाराव ने किसे बुलाया, तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन को बुलावा भेजते हैं। सैनिकों को दंडित करने की सलाह पर सैनिकों में विद्रोह की भावना और तेज हो गई। तो जैसा आप देख सकते हैं हड्डियों की बात से तो विद्रोह शुरू हुआ ही था और विद्रोह का जो और भयंकर जो रूप है वो क्यों मिला कि जैसे ही मेजर बर्टन आया तो वो राव के साथ बैठ करके, कोटा महाराव के साथ बैठ करके उसको सलाह देते हैं कि जो भी सैनिक क्रांति में भाग ले रहे हैं या जिन सैनिकों के मन में विद्रोह की भावना है उनको पकड़ लिया जाए और उनको कठिन से कठिन दंड दिया जाए और उनको यहाँ से निष्कासित कर दिया जाए। तो ऐसी सलाह देने पर जैसे ही ये सूचना सैनिकों के पास पहुँचती है कि हमें दंडित करने की योजना बनाई जा रही है और हमें गिरफ्तार करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो उनमें विद्रोह की जो भावना है और ज़्यादा भड़क उठती है। तो इस तरह से मेजर बर्टन ने भी क्रांति को भड़काने का जो कार्य है वो कोटा महाराव को इस तरह की सलाह देकर करते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण तारीख है वो है 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की राजकीय सेना और कोटा कंटिंजेंट की सैनिकों ने जयदयाल और मेहराब खान के नेतृत्व में रेजिडेंसी को घेर लिया। तो जो रेजिडेंसी है जहाँ पर अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवार वगैरह रहा करते थे, वहाँ पर जो विद्रोही जो सैनिक थे उस रेजिडेंसी को घेर लेते हैं। और किसके नेतृत्व में घेरते हैं, तो वही दो व्यक्ति हैं, एक तो जयदयाल और एक मेहराब खान। और यहाँ प्रश्न बनता है कि कोटा में विद्रोह की शुरुआत कब होती है, तो वो तारीख भी आपको ये याद रखनी है 15 अक्टूबर 1857 को। तो दोनों ने ही उसका नेतृत्व करके और वहाँ पर इस रेजिडेंसी को घेर लेते हैं। और घेरने के बाद में विद्रोही सैनिकों ने मेजर बर्टन, उसके दो पुत्रों और डॉक्टर सैडलर की हत्या कर दी। तो ये भी आप देख सकते हैं, हमने एक निम्नलिखित में से विकल्प का चयन कीजिए, वहाँ भी देखा था दो व्यक्तियों की कोटा में हत्या हुई थी, मेजर बर्टन और सैडलर। और आज के प्रश्न में भी हमने देखा कि किस व्यक्ति की हत्या हुई थी, तो मेजर बर्टन की। तो रेजिडेंसी को घेरने के बाद में विद्रोही सैनिकों ने किस किस की हत्या करी, तो पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर देते हैं, उसके जो दो पुत्र थे उनकी भी हत्या कर देते हैं और डॉक्टर सैडलर की भी हत्या कर दी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको याद रखना है। और मैं बता ही चुका हूँ कि आवा की तरह कोटा भी है, तो बहुत सारी घटनाओं से भरा हुआ स्थान है, तो सारी घटनाएं महत्वपूर्ण है, सबको आपको याद रखना है।
बर्टन का सिर धड़ से अलग कर सारे शहर में घुमाया जाता है। जिस तरह से आहुआ में भी अधिकारी का जो सर है उसको काट करके और किले पर टांग दिया जाता है, उसी तरह यहाँ कोटा में भी बर्टन के सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है और उसे पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं हैं कोटा से संबंधित। उसके बाद में कोटा के महाराव राव सिंह, तो आपको नाम भी याद रखना है कि कोटा के जो तात्कालिक जो महाराज थे उनका नाम था राम सिंह। उनको विद्रोहियों ने नज़रबंद कर दिया और राज्य की 127 तोपों पर अधिकार कर लिया। तो रेजिडेंसी का घेराव करने के बाद में मेजर बर्टन को मार दिया जाता है, डॉक्टर सैडलर को मार दिया जाता है, उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी जाती है। फिर वहाँ से विद्रोही रवाना होकर के और कोटा के किले को घेर करके और वहाँ के जो महाराव थे, राजा थे राम सिंह, उनको पकड़ करके नज़र बंद कर देते हैं, यानी उनको गोपनीय स्थान पर बंद कर देते हैं और किले की जो 127 तोपें थी उन पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और इस तरह से किले का जो संचालन है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। और जो नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहे थे, जयदयाल और मेहराब खान, उन्होंने राज्य की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। तो जैसे ही उनको नज़रबंद कर लिया जाता है, जैसे ही राजा को पकड़ लिया जाता है, तो राज्य संचालन की जो व्यवस्था है वो 2 व्यक्ति जो 3-4 बार आपके पास नाम आ चुका है, जयदयाल और मेहराब खान, वो उस व्यवस्था को संचालित करते हैं। और जो विद्रोही हैं, जो सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी, वो इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के कहे अनुसार कार्य करना स्टार्ट वो कर देते हैं। इस तरह से कोटा जो है वो लगभग 5 महीने तक क्रांतिकारियों के नियंत्रण में रहा। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि कोटा लगभग कितने महीने तक क्रांतिकारियों के नियंत्रण में रहा, तो आपको याद रखना है 5 महीने। तो 5 महीने, लगभग 5 महीने तक ये क्रांतिकारियों के कब्जे में रहता है। उसके बाद में जो जैसे ही जो अंग्रेज़ों के समर्थक जो राजा थे वो अंग्रेज़ों की मदद करते थे और इसी मदद में जो करौली के महाराज थे मदनपाल, वो भी अंग्रेज़ों के समर्थक थे। उनको जैसे ही सूचना मिलती है कि कोटा के महाराव को विद्रोहियों ने पकड़ लिया है और किले को अपने नियंत्रण में ले लिया है, तो करौली के शासक मदनपाल ने कोटा महाराव की सहायता के लिए 2000 सैनिक भेजे, मगर वे उन्हें मुक्त नहीं करा सके। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि कोटा महाराव की सहायता के लिए करौली के कौन से शासक ने सेना भेजी? तो नाम याद रखना आपको, मदनपाल। या फिर कहाँ के शासक ने सेना भेजी? तो आपको याद रखना करौली के शासक ने। और कितने सैनिक भेजे? लगभग 2000 सैनिक वहाँ भेजे जाते हैं, लेकिन उनको सफलता हाथ नहीं लगती है और वे उन्हें मुक्त नहीं करा पाते हैं। उसके बाद 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेज सेना कोटा पहुंचती है। भीषण संघर्ष के बाद 30 मार्च 1858 को सेना ने कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करा लिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 15 अक्टूबर को क्रांति शुरू होती है और 30 मार्च 1858 को कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करा लिया जाता है। तो इस तरह से लगभग 5.5 महीने का ये समय है। तो आपको 5-6 महीने याद रखना है कि 5-6 महीने तक क्रांतिकारियों के कब्जे में रहता है। और किसके नेतृत्व में सेना कोटा को मुक्त करवाती है? तो व्यक्ति का नाम है मेजर रॉबर्ट्स। और कब आते हैं ये? 22 मार्च 1858 को। और लगभग 8 दिनों के भीषण संग्राम के दौरान दोनों में युद्ध होता है क्रांतिकारियों और रॉबर्ट्स की सेना के मध्य, और ये उनको परास्त करते हुए और कोटा का जो अधिकार है वो दोबारा अपने हाथों में ले लेते हैं। क्रांतिकारियों से कोटा को ये मुक्त करवा लेते हैं। और जैसे ही वो क्रांतिकारियों की सेना को परास्त करते हैं और कोटा को अपने अधिकार में लेते हैं, तो जयदयाल और मेहराब खान को एजेंसी के भवन के निकट नीम के पेड़ पर फांसी दे दी जाती है। तो 2 जो संचालन करता थे क्रांति के और राज्य व्यवस्था को जो तत्काल में संचालन कर रहे थे, जयदयाल और मेहराब खान, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। और एजेंसी जहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट का निवास था, वहीं पर भवन के पास में एक नीम का पेड़ था, उस नीम के पेड़ पर दोनों व्यक्तियों को फांसी दे दी जाती है। तो 1857 की क्रांति में किनको फांसी दी गई थी? तो आपको याद रखना है जयदयाल और मेहराब खान को। मेजर बर्टन की हत्या का
उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए लॉर्ड रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। तो जैसे ही उनको फांसी दी जाती है तो फिर अंग्रेज अधिकारी कहते हैं कि मेजर बर्टन की हत्या का जो उत्तरदायी व्यक्ति है उसको पकड़ा जाए, और इस तरह से पकड़ने के लिए या फिर व्यक्ति का निर्धारित करने के लिए लॉर्ड रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है। और ये आयोग इस जांच में लग जाता है कि मेजर बर्टन की हत्या का उत्तरदायी व्यक्ति कौन है। महाराव को उत्तरदायी मानकर तोपों की सलामी की संख्या 17 से घटाकर 13 कर दी गई। तो जैसे ही ये आयोग जांच करता है तो इस आयोग में सामने आता है कि कोटा महाराव जो हैं वो दोषी तो नहीं है, यानी उन्होंने इनकी हत्या तो नहीं करी, लेकिन हत्या के समय इन्होंने कोई मदद भी नहीं करी, क्योंकि लगभग वो कई दिनों तक या कई घंटों तक जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो स्वतंत्रता सेनानियों से घिरे रहे थे, लेकिन कोटा महाराव ने उनको बचाने के लिए कोई मदद नहीं भेजी थी। ये आयोग के सामने जांच निकल कर के आती है, तो सहायता नहीं भेजने के लिए उनको ये मेजर बर्टन की हत्या का उत्तरदायी मानते हैं, और उनको ज़्यादा तो सज़ा नहीं दी गई, लेकिन उनकी जो तोपों की सलामी थी, जो 17 तोपों की उनको सलामी दी जाती थी, उनकी संख्या घटा करके और 13 तोपों की सलामी कर दी जाती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि महाराव को उत्तरदायी मानने के बाद में अंग्रेज़ों ने उनकी तोपों की सलामी की संख्या कितनी की, तो आपका जवाब होना चाहिए 13। पहले कितनी थी वो 17। कोटा एकमात्र स्थान था जहां विद्रोहियों को जनता का पूरा साथ मिला। तो विद्रोह तो हर जगह हुआ था, लेकिन केवल विद्रोहियों ने ही विद्रोह किया था, उनको जनता का भरपूर साथ नहीं मिल पाया था। लेकिन कोटा रियासत एकमात्र स्थान ऐसा था जहां पर विद्रोहियों का जनता ने पूरा साथ दिया। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि कौन से स्थान पर जनता का विद्रोहियों को पूरा साथ मिलता है, तो वो भी है कोटा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आहुआ है उसी तरह से 1857 की क्रांति में कोटा का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज का हमारा लास्ट जो स्थान है जो है मेवाड़ और 1857। तो आज हमने इनमें 4 स्थानों को कवर करने का प्रयास किया है, भरतपुर, धौलपुर, कोटा और मेवाड़। तो यद्यपि मेवाड़ के जागीरदार प्रत्यक्ष रूप से क्रांति में शामिल नहीं हुए, तथापि उन्होंने क्रांतिकारियों को अपने यहाँ शरण दी, आर्थिक व सैनिक सहयोग दिया। तो आप देख सकते हैं कि मेवाड़ में ऐसी कोई क्रांति नहीं होती है जैसे कोटा, आहुआ, नसीराबाद आदि में होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई छावनी भी नहीं थी। लेकिन फिर भी जैसे ही क्रांतिकारियों की गतिविधियों का और क्रांतिकारियों के विचारों का मेवाड़ क्षेत्र में प्रसार होता है, तो जो वहाँ के जो जागीरदार थे वो प्रत्यक्ष रूप से तो शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने क्रांतिकारियों को आवश्यकता होने पर समय समय पर अपने यहाँ शरण भी दी और आर्थिक और सैनिक मदद भी की, यानी इनके लिए सैनिकों की व्यवस्था की और पैसों की व्यवस्था भी ये करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी बहुत सारी मदद की है। सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी व सैनिक सहायता भी दी। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि सलुम्बर के कौन से रावत ने ठाकुर कुशाल सिंह को अपने यहाँ शरण दी, तो ये नाम याद रखना है केसरी सिंह ने। और शरण तो दी है, साथ साथ में उन्होंने इनकी सैनिक सहायता भी की, सैनिक उपलब्ध करवा करके, और स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या वृद्धि में भी इन्होंने योगदान दिया। किसने? सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने। मेवाड़ महाराणा उस समय जिनका नाम था स्वरूप सिंह, तो मेवाड़ महाराणा ने 1857 के विप्लव के दौरान विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजी सेना की सहायता की। तो 1857 की क्रांति के समय जो मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह, उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ न देकर के उनका जो झुकाव था, उनका जो लगाव था, वो अंग्रेज़ों की तरफ था, और उन्होंने अंग्रेज़ों की भरपूर मदद की कि किसी भी तरह से ये जो विद्रोह 1857 की जो क्रांति, इसको दबा दिया जाए। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यदि हमारे रियासतों के राजा भी यदि इन क्रांतिकारियों का भरपूर साथ देते तो हमारा जो देश है वो 1857 में ही आज़ाद हो चुका होता। लेकिन कुछ गिने चुने क्रांतिकारियों ने इस क्रांति को शुरू किया, लेकिन उनको भरपूर साथ नहीं मिलने के कारण, भरपूर साधन और सेना नहीं मिलने के कारण उनके इस आंदोलन को कुचल दिया जाता है।
और इसी क्रम में महत्वपूर्ण जो अंग्रेजों का साथ देने वाले व्यक्ति थे वो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह भी थे। आगे हम देखते हैं कि जैसे सलूम्बर के रावत ने कुशाल सिंह को शरण दी थी, उसी तरह से कोठारिया के रावत जोध सिंह ने कुशाल सिंह और नाना साहब को शरण दी। तो कुशाल सिंह को तो इन्होंने शरण दी थी, दूसरे व्यक्ति कौन थे जो हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे 1857 की क्रांति को, तो वहाँ प्रमुख व्यक्ति है नाना साहब। इनको भी ये शरण देते हैं और ये पूछा गया प्रश्न था कि कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांति के समय कौन से स्थान पर शरण ली, तो वहाँ पर हम देखते हैं कोठारिया में, और ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है। उसके बाद हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण जो घटना थी जो हम पढ़ भी चुके हैं, आहुआ के क्रांति में या नीमच क्रांति में सब जगह हमने देखा है और हमने चर्चा भी करी है कि महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच के विद्रोहियों से लड़ने के लिए अपनी सेना भेजी और नसीराबाद से भागकर आए अंग्रेजों को भी उदयपुर के जग मंदिर में शरण दी। तो एक मेवाड़ से संबंधित 1857 की क्रांति के समय की घटना है जो हम पढ़े थे कि डूंगला नामक स्थान पर किसान के घर में जो 40 अंग्रेज भागकर शरण लेते हैं, उनको बचाने का कार्य भी स्वरूप सिंह ही करते हैं। और वहाँ से उस डूंगला गांव से उन अंग्रेजों को बचा करके उदयपुर ले जाते हैं और उदयपुर की पिछोला झील पर बने जो जग मंदिर नामक जो महल है उसमें इनको सुरक्षित रूप से रखते हैं। तो इन्होंने भरपूर साथ दिया था अंग्रेजों का, तो इस घटना से सिद्ध होता है। इसी तरह से मेवाड़ क्षेत्र में विद्रोह को दबाने में महाराणा स्वरूप सिंह का विशेष योगदान रहा। तो इन घटनाओं से आपको पता चल गया होगा और ये सिद्ध भी है कि मेवाड़ में प्रत्यक्ष रूप से तो क्रांति नहीं होती है, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे वो भी अंग्रेजों का साथ देते हैं, वहाँ पर कोई सैनिक छावनी भी नहीं थी। लेकिन फिर भी जैसे ही वहाँ से विद्रोही गुजरते हैं, जैसे ही रास्ते से होकर के जैसे दिल्ली गए तो उधर से गए या फिर किसी दूसरे कार्य के लिए मेवाड़ क्षेत्र में गए, तो वहाँ के जागीरदारों ने और वहाँ के प्रमुख व्यक्तियों ने उनका भरपूर साथ दिया, उनको अपने यहाँ शरण दी और उनके लिए आर्थिक और सैनिक मदद भी की। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने 3-4 स्थानों के बारे में पढ़ा है और कल इसके जो लास्ट पार्ट में है इससे संबंधित जितने और महत्वपूर्ण बिंदु हैं और परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे शेष प्रश्नों के साथ हम वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो आज के वीडियो के फीडबैक के लिए कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।